तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो बेटा हम लोग दिसंबर और जनवरी, ठीक है, दिसंबर 25 और जनवरी 26 के लिए यहाँ पर अपनी क्लासेस की शुरुआत कर रहे हैं। आज आप सभी के लिए बिल्कुल फ्रेश एक चैप्टर में लेकर आया हूँ। नाम है इसका क्या, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। और इससे पहले मैंने आपको एक क्लास करवाई है जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था लॉ क्या होता है। क्या आप सबको याद है लॉ क्या होता है के बारे में? वो क्लास किसने अभी तक नहीं ली? फर्स्ट क्लास कौन बच्चा है जो आज फर्स्ट टाइम बैठा है? ठीक है, तो आप फर्स्ट टाइम बैठे हो, बाकी सबने वो क्लास ली हुई है। वैसे वो क्लास का बैकअप भी आपको मिल जाएगा, बट फिलहाल मैं उस क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा एंड देन आज की क्लास को फ्रेशली हम शुरू करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को। मेरे बच्चे ध्यान से सुनेंगे सबके सब। मैंने अभी तक आपका जो है एक छोटा सा लेक्चर लिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई लॉ क्या होता है, क्योंकि लॉ को पढ़ने के लिए आपको ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई लॉ एक्चुअली में होता क्या है। तो मैंने आपको उस क्लास के अंदर सबसे पहले बताया लॉ के बारे में कि लॉ होते हैं रूल्स रेगुलेशन। देखो मैं प्रॉपरली एग्जांपल वगैरह दोबारा नहीं दूंगा, वो सब वहां दिए हुए, बट समझ में आ जाएगा जो फर्स्ट टाइम बैठे हुए हैं। लॉ मीन्स रूल्स रेगुलेशंस, बनाए गए हैं ऐसे रूल्स ऐसे रेगुलेशन जो हम जैसे लोग जो सोसाइटी के अंदर रहते हैं वो सही तरीके से बिहेव कर सके। अगर लॉ नहीं होंगे ना तो हमारा बिहेवियर जो है वो बिल्कुल कुत्ते बिल्लियों की तरह हो जाएगा। होगा नहीं होगा? हम कहीं अभी भी कम नहीं है खैर, लेकिन उस टाइम तो फिर हम चौड़े में उल्टे सीधे काम कर रहे होंगे ये बोल के कि इसका कोई कानून थोड़ी है ना जी। तो लॉ का मतलब रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो मैंने आपको वहां पर और भी कुछ बताया कि भाई लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, कोई भी लॉ जो है वो किस तरीके से बनता है। तो इंडिया के अंदर मैं दीपक पाठक क्या आपसे कोई बात बोलूं और बोलूं कि यही कानून है, क्या वो वैलिड होना चाहिए? क्या मैं लॉ बनाने वाला हूं? क्या मैं ऑथराइज्ड पर्सन हूं लॉ बनाने के लिए? नहीं। तो भारत में लॉ जो बनता है वो बनता है एक पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है उस लॉ को बनाने के लिए। इंडिया के अंदर पूरा प्रोसेस, वो प्रोसेस क्या होता है, जब भी किसी लॉ को बनाने की आवश्यकता पड़ती है, टाइम टू टाइम आवश्यकताएं जो है वो जनरेट होती है। जैसे जैसे हमारा ह्यूमंस आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी नीड्स भी आगे बढ़ रही है। जैसे एक लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल दिया कि आज से 100-150 साल पहले जो गाड़ियां चलती थी थोड़ी बहुत, उनके लिए कोई विशेष कानून नहीं हुआ करता था। रेड लाइट वाला, ग्रीन लाइट वाला, इंश्योरेंस वाला, पॉल्यूशन वाला, ऐसा कोई विशेष कानून नहीं हुआ करता था। लेकिन फिर भी जैसे ही नंबर ऑफ कार्स जो है उनकी संख्या जो है वो बढ़ने लगी, जैसे ही नंबर ऑफ गाड़ी जो है उनकी संख्या बढ़ने लगी, तो ऐसी सिचुएशन में नंबर ऑफ एक्सीडेंट बढ़ने लगे, ट्रैफिक जाम बढ़ने लगा। तो ऐसे में भारत की सरकार को ये नीड पड़ी कि भाई कोई कानून होना चाहिए जो ये लोग गाड़ी वाड़ी चला रहे हैं इसके लिए। बोलो हाँ या ना? तो 1988 में एक कानून लेकर आए, कानून का नाम था मोटर व्हीकल एक्ट 1988। मोटर व्हीकल मतलब गाड़ियों के लिए, एक्ट, एक्ट मींस कानून, ठीक है। और कब आया वो? 1988 में, 1988 के अंदर। ऑल वेल जी। तो वो कानून की पहले जरूरत पड़ी तभी लेकर आए। तो वो कानून आया कैसे होगा? वो कानून आया इस तरीके से होगा कि पहले उस कानून के लिए कुछ सारे समझदार लोग, पहले तो गवर्नमेंट ने जरूरत समझी कि कानून आना चाहिए, फिर उस कानून के लिए सारे समझदार लोगों को जो है वो बिठाया गया। सारे समझदार बैठे कि भाई बनाओ कानून। तो वो समझदार लोग कहां से आए होंगे? वो भारत की सरकार ने अपॉइंट किए होंगे। 4 आईपीएस ऑफिसर बैठा है, 2 आईएएस ऑफिसर बताए, 4 मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, 2 किसी मोटर डिपार्टमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, ऐसे करके एक टीम बनी है। वो टीम पहले पूरी दुनिया में विजिट करके आती है कि भाई देखो यूनाइटेड स्टेट्स में जो है गाड़ी चलाने का क्या कानून है, देखो स्पेन में क्या कानून है, यूनाइटेड किंगडम में क्या कानून है। ऑल वेल, सारी की सारी टीम आई, सब अपना अपना कुछ ना कुछ लिख लुका के आए होंगे, उस सब चीज को एक जगह पर कंपाइल किया होगा। बोलो हाँ या ना?
जैसे कि ये आपको डायरी नजर आ रही है, आईपैड है वैसे ये, मान लो कि ये डायरी है, ठीक है। तो इस डायरी के अंदर जो है वो सब कुछ लिख दिया होगा कि हाँ भाई ये कानून इस तरीके से होना चाहिए, ऑल वेल। तो ये जो लिखा हुआ है ना, इसके अंदर कंपाइल करके बनने वाला कानून जो बनाने के लिए हमें तैयार है लेकर जाने के लिए, ऑल वेल। जैसे कि आप एग्जाम में पढ़ने के लिए नोट्स बनाते हो किसी एक जगह पर, तो इस तरीके से कानून को कहीं लिखा जाता है बेटा, तब तक के लिए उस चीज को बोलते हैं बिल। क्या कहते हैं? तो आपने सुना होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, एनआरसी बिल, किसान बिल तो बहुत सुना होगा तुम लोगों ने, है ना। तो कोई भी चीज कानून बनने से पहले बिल होती है, फिर उस बिल को प्रेजेंट किया जाता है कहां पर? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में दो सभाएं होती है, राज्यसभा और लोकसभा। तो दोनों सभाओं में, राज्यसभा और लोकसभा, उन दोनों ही सभाओं में इस बिल को मंजूरी दी जाती है, सही है। मंजूरी देते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आप बोलो उनकी क्या औकात है भाई, वो क्यों देंगे मंजूरी? अरे वो तुम्हें ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पर, सिटीजन्स ऑफ इंडिया को, आप ही लोगों ने चुन के भेजा है ना उनको, और वेल। फिर उसके बाद वो कानून जो है पार्लियामेंट में पास होने के बाद अगला स्टेप होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है, द्रौपदी के पास जाएगा, मैडम द्रौपदी, ठीक है। तो द्रौपदी के पास जाएगा और फिर वो उस पर सिग्नेचर करेगी, और सिग्नेचर करने के बाद एक कानून का न्यूज़पेपर या कानून का न्यूज चैनल मान लो, वहां पर नोटिफिकेशन आएगी, उसको कहते हैं ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, हिंदी में कहते हैं भारत का राजपत्र, ऑल वेल। और जिस दिन से उसमें नोटिफिकेशन आ गई उस दिन से वो चीज क्या बन जाएगी? कानून बन जाएगी, और उसके नाम के अंत में लग जाएगा, क्या लग जाएगा जी? एक्ट। यहां देख रहे हो कहीं एक्ट लिखा होगा? अब ये तो काला हो गया, ये देख रहे हो ये वाला पूरा पॉइंट, एक्ट। एक्ट मींस एक्शन, मतलब अब ये कानून एक्शन में आ चुका है। अब आप सभी को फॉलो करना पड़ेगा, कोई भी फालतू बोलेगा तो जुर्माना लगेगा अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। बोलो ओके। तो ऐसे ही आप सभी के सिलेबस में बहुत सारे एक्ट्स हैं, हम उन सारे एक्ट में से आज चालू कर रहे हैं कौन सा एक्ट? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। 20 नंबर का पेपर में आएगा, कितने मार्क्स का? देखो ये अप्रोक्सीमेटली है, एवरेज है, एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे होता रहता है, तो वहां बैठ के गाली मत देना कि 21 का आ गया साला 20 का कह रहा था, ठीक है। तो 20, 21, 19 चलता रहता है, ऑल वेल। तो ये वाला कानून है, कानून का नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अभी मैं बहुत सारी बातें करूंगा, ठीक है, काफी सारी चीजें बताऊंगा, अंडरस्टैंड करवाऊंगा। और ये एक्सक्लूसिव बैच सभी बच्चे, कुछ बैकअप के लिए भी बैठे हुए हैं, तो बैकअप वालों में बिल्कुल तेज नहीं होने वाला हूं, मैं बिल्कुल उसी तरीके से कराऊंगा कि मेरा अटेम्प्ट जो है वो जनवरी तक चलेगा, तो बिल्कुल फ्रेशली, ठीक है। तो आपको एक्सपेक्टेशन मत रखना है कि सर थोड़ा जल्दी करा दो ना, हमारा तो पहले पेपर है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और अच्छा भी है, तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और इस बार नई चीजें एक्सप्लोर करवाऊंगा तुम्हें मैं, ऑल वेल। तो स्टार्ट करते हैं, पहले इसको हटाता हूं, ये क्या आ गया, ऑल वेल। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो आप पढ़ने वाले हो वो 4 यूनिट पढ़ने वाले हो, कितने? 4 यूनिट। तो दिमाग में ऐसा मत चलाना 5 चौके 20, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीए फाउंडेशन की अगर मैं बात करता हूं तो सीए फाउंडेशन में ये यूनिट 1 5 नंबर का, कितने नंबर का? 5 नंबर का। यूनिट नंबर 2 जब पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा 7 मार्क्स का आता है, ऑल वेल। और कुछ सीए में फाउंडेशन भी है, तो उन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एग्रीगेटली देते हैं, तभी भी मान लो कि कुछ 5-6 नंबर के, कुछ 6 नंबर का यहां से आएगा, ठीक है जी। तो टॉपिक का नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सबसे पहली नजर मेरी जा रही है 1930 के ऊपर, किसके ऊपर जा रही है? 1930। तो ये 1930 क्या है मेरे प्यारो? 1930 इज द ईयर इन विच दिस एक्ट का जन्म हुआ था। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन भी है। अलका एंड यश
आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मैसेज लिखकर बोलो यस, क्योंकि आपकी आवाज मेरे पास पहुंचेगी नहीं। यश एंड अलका, आवाज पहुंच रही है क्या? यस सर, ऑल वेल। तो आ जाओ जी। तो बेटा मैं आप सभी को, ये दो बच्चे हैं इनको भी याद दिला दूं, हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नाम का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने होते हैं? 4 नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं। उसका यूनिट नंबर 1 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम पूरा का पूरा यहाँ पर आया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो मेरे को सबसे पहले एक चीज नजर आ रही है यहाँ पर, क्या? 1930। ये 1930 होता गया है भाई, ये है जन्म तिथि, जन्म का ईयर, जिस साल ये कानून भारत के अंदर आया। बेटा मेरे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है, ऐसा कानून है, एक्ट मींस कानून, ऐसा कानून जो कि सिर्फ और सिर्फ गुड्स के बेचने और खरीदने के लिए बनाया गया है। गुड्स मींस अभी आगे बताऊंगा मूवेबल प्रॉपर्टी, वो वाली प्रॉपर्टी जो मूव करती है उसको आप लोग क्या नाम देते हो? गुड्स नाम देते हो। और उस प्रॉपर्टी के लिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नाम का टॉपिक जो है वो बनाया गया। बोलो ओके। ताकि कोई सेलर बायर को कोई गुड्स अगर बेचता है, बायर अगर सेलर से कोई गुड्स खरीदता है, तो ऐसी सिचुएशन में सेलर और बायर में अगर कभी कोई दिक्कत आ जाती है, तो कोई कानून होना चाहिए ना, जिस कानून के अंदर वो एक दूसरे के खिलाफ लीगल एक्शन ले सके। बोलो हाँ या ना। तो लीगल एक्शन लेने से पहले उनको पता होना चाहिए कानून में जो जो चीजें लिखी है, हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त उन चीजों का पालन किया भी था या नहीं किया था। तो उसके लिए ये कानून है पूरा का पूरा। 1930 में 1 जुलाई, 1 जुलाई 1930 को ये कानून जो है वो नोटिफाइड हो गया था, मतलब एक्शन में आ गया था। ये बिफोर इंडिपेंडेंस है, अंग्रेजों के समय पर, 1 जुलाई को। तो ये डेट कैसे याद रहेगी? इस दिन सीए का डे होता है। कौन सा डे? सीए डे। जैसे होता है ना वुमेन्स डे, पापा डे, मम्मी डे, वैसे ही होता है सीए डे। 1 जुलाई 1930 को ये एक्ट आया था, और उसी दिन डॉक्टर्स डे भी होता है। ऑल वेल, तो याद रहेगा। पता है आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ओरिजिनली अपने आप में कोई कानून है ही नहीं। ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नाम का कानून इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के चैप्टर नंबर 7 से आया है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नाम का कानून एक्चुअली में पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर था। ऑल वेल, कितने बच्चे यहां पर है जिनका अपना पर्सनल रूम है? बिगड़ेलो कितने बच्चे, एक बार बताओ। कब मिला पर्सनल रूम? 9th में। कैसे मिला था? खुद ही दे दिया था मम्मी पापा ने? क्यों? आपको कैसे मिला? खुद ही ले लिया था या तुमने, किसी ने जिद करी है कि मुझे अपना पर्सनल रूम चाहिए? खुद ही मिल गया। आपके मम्मी पापा थोड़े मॉडर्न क्लास के हैं, थोड़े पॉजिटिव वाले हैं। हमारे वालों को तो, हमारे तो मिलता ही नहीं था। हमें तो पर्सनल रूम तो पहला क्वेश्चन ही ऐसा पूछ लेते थे कि हम आगे बोल ही नहीं पाते, क्या करेगा कुछ नहीं भाई, ठीक है, मत दे तू, ठीक है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो है बहुत बड़ा चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो क्या होने लगा, नंबर ऑफ सेलर्स एंड नंबर ऑफ बायर्स के बीच के जो डिस्प्यूट्स थे वो क्या होने लगे? वो बढ़ने लगे। सेलर और बायर के डिस्प्यूट्स क्या होने लगे? और जब वो डिस्प्यूट बढ़ने लगे तो उनको ये था कि यार ये डिस्प्यूट बढ़ रहे हैं, और बार बार जब कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट में रेफरेंस आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को अलग से सेपरेट करने की मांग उठी और सेपरेट कर दिया गया। जैसे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जब छोटे होते हैं, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th भी, 12th भी, ठीक है, कॉलेज भी वो सोफे पे सो के गुजार ही देते हैं, नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स देखते देखते। लेकिन जब उनकी शादी हो चुकी होती है या होने वाली होती है, तब वो फिर ये डिमांड करते हैं कि भाई अब तो दे दो कम से कम सेपरेट रूम। तो भीनी भीनी सी हंसी मत हंसो, तुम लोग बहुत तेज हो मुझे पता है। ऑल वेल, तो
एक समय आने पर अपने को सेपरेट चाहिए होता है, तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी सेपरेट हो गया। कब हुआ? 1 जुलाई 1930। ठीक है, तो ये गुड्स बात करता है किस चीज, ये एक्ट बात करता है किस चीज के? गुड्स के लिए। गुड्स के लिए, गुड्स मींस ऑलवेज, ऑलवेज मूवेबल प्रॉपर्टी, ऑलवेज। तो ये चैप्टर आया 7th चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। कब आया? 1 जुलाई 1930 को। आपको पता है इसका नाम 1 जुलाई 1930 को सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट था ही नहीं, इसका नाम था इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। कौन सा? और 1963 में ये इंडियन शब्द हटाकर, कोई देशद्रोह वाला काम नहीं किया था, इंडियन शब्द हटाया और सिर्फ चैप्टर का नाम क्या रखा? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। बोलो ओके, क्लियर है? और टोटल हमें यहां पर कितने यूनिट पढ़ने हैं? 4 यूनिट, जिसमें से यूनिट नंबर 1 है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। फॉर्मेशन मतलब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को बना रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आपको क्या क्या पढ़ना है, अभी आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब पूरा यूनिट आप पढ़ लोगे ना, देन ऊपर आके देखना कि हमने क्या ये सब पढ़ लिया है। ऑल वेल, अभी सब कुछ पढ़ाऊंगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि भाई ये क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट है क्या? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बिफोर, सेल्स ऑफ गुड्स बिफोर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो इट डील्स विद द लॉज रिलेटिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इन दिस एक्ट इज मेनली बेस्ड अपॉन इंग्लिश सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1893। एक इंग्लिश सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट था 1893, वहां से ये जो है इसको लेकर आए हैं। ठीक है, आपको पता है भारत में जितने भी कानून है ओवरऑल वो कॉपी पेस्ट है इंग्लिश लॉ के। और आप कभी भी देख लेना, इंडिया से कभी कोई अगर एलएलबी करने जाता है ना, वो लंदन जाता है। क्यों? वहां के और हमारे कानून सेम है, हमने कॉपी किए हुए हैं। वो भी तो सब कुछ ले गए हमारा, हम भी कुछ लेंगे। आगे तो बिफोर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ऑल द प्रोविजंस रिलेटिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स वाज कवर्ड अंडर द चैप्टर 7 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और a strong need was felt to have an independent सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। एक बहुत स्ट्रॉन्ग नीड की आवश्यकता पड़ी कि भाई इंडिपेंडेंट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट चाहिए, चाहिए, जरूरी है। एंड कॉन्सिक्वेंटली ए न्यू एक्ट कॉल्ड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 वाज पास्ड। कौन से डेट पर? 1930 में 1 जुलाई को। और ये एक्सटेंड होता है होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में एक्सटेंड होता है, पूरे इंडिया के लिए एक्ट बना हुआ है। पता है ये लाइन क्यों लिखी है होल ऑफ इंडिया? 6 अगस्त, आई थिंक 6 अगस्त 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी कानून, कोई भी तो नहीं, बहुत सारे कानून जो है वो नहीं लगते थे। क्यों? जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 होती थी, सही है, आर्टिकल 370, उसकी वजह से वहां पर कानून जो है वो एप्लीकेबल नहीं होते थे। ऑल वेल, समझ में आई बात? लेकिन जैसे ही वहां से धारा 370 हटाई गई, सारे कानून जो है भारत के कश्मीर में भी एप्लीकेबल होने लगे। एंड कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, इसलिए यहां पर बोला एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ऑल वेल, बोलो बेटे। अब ध्यान से सुनना, मैंने अभी तक इंट्रोडक्शन में क्या बताया मोटा मोटा। मैंने कहा कि भाई 1 जुलाई 1930 को ये कानून आया था। ये कानून वॉज 7th चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पूरे भारत में एप्लीकेबल होते हैं। 1963 में इस कानून के आगे एक वर्ड होता था इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन हटाकर सिर्फ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कर दिया। आया कुछ समझ में? टोटल 4 नंबर ऑफ यूनिट्स आप इसमें पढ़ोगे। हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया है। यूनिट 1 का नाम है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो फॉर्मेशन वर्ड का मतलब होता क्या है? व्हाट डज दैट मीन? फॉर्मेशन मीन्स क्रिएट करना। क्या क्रिएट करना? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो ये चैप्टर हमें सिखाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आप बनाते कैसे, कौन बना रहा है? सेलर एंड बायर। तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। सेलर कौन होते हैं, बायर कौन होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को सही कब माना जाएगा?
और लॉ की लैंग्वेज में सही को वैलिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अब याद करो पिछली क्लास मैंने कहा था लॉ यूज ऑलवेज स्पेसिफिक वर्ड्स। तो आप सभी को ट्राई करना है स्पेसिफिक वर्ड्स। जिस बच्चे ने पहली क्लास नहीं ली है, आपसे रिक्वेस्ट है, आप पहली क्लास जो है वो एक काम करूंगा मैं क्लास के बाद आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा लिंक, आप वो जरूर देखना। ये मेरी रिक्वेस्ट है। मैं सही बताऊं, सबको देखनी चाहिए फर्स्ट क्लास। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी वो नॉर्मल स्पीड पे या 1.25 या 5 पे देख सकते हैं, जो देख चुके हैं वो फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हैं, बट देखना जरूर, बेस है पूरा। ठीक है, डन है? तो देखोगे, मैं शेयर कर दूंगा, मुझे अभी याद दिला देना क्लास के बाद, फटाफट शेयर करूंगा। ऑल वेल। तो आगे बढ़ता हूं जिंदगी में मेरे प्यारे बच्चों। फिर मैंने आपके लिए चालू करा इंट्रोडक्शन, चालू करने वाला इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात, सेल इज अ टिपिकल बार्गेन बिटवीन द बायर एंड सेलर। यस और नो? तुम लोग क्या करते हो? खरीदने जाते हो, क्या करते हो? बार्गेन करते हो नहीं करते? कम का दे देना भाई, नहीं है ना? कभी कभी वो भी चल ले जा, कोई बात नहीं। कभी कभी उसका भी मूड था, भाई आ रहे, आ जाते कहां कहां से। अल्टीमेटली सेलर और बायर के बीच में बार्गेन होता है। The Sale of Good Act 1930 allows the party to modify the provision of the law by express stipulation। बेटा stipulation वर्ड को मैं यूनिट 2 में समझाऊंगा, फिलहाल ये समझ लो stipulation means statement given by seller to the buyer for completion of contract of sale। आप कोई भी गुड्स लेने जाते हो तो सेलर आपको उस गुड्स से रिलेटेड कोई बात बताता है, इसके अंदर ये फीचर है, ये फीचर है, ये बात है, वो बात है, उन सबको स्टिपुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सेल कंप्लीट करने के लिए स्टिपुलेशन वर्ड का होना जरूरी है, और ये स्टिपुलेशन वर्ड यूनिट नंबर 2 के अंदर इन डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। इस यूनिट 2 इस पे ही बेस्ड है, लिखा भी है ब्रैकेट में, टर्म टू बी एक्सप्लेन इन डिटेल इन यूनिट नंबर, बोलो ओके। हाउएवर इन सम केसेस द फ्रीडम इज सेवरली रेस्ट्रिक्टेड। Sale of Good Act 1930 is an act to define and amend the law relating to sale of। तो ये एक्ट किस चीज के लिए है? ये डिफाइन कर रहा है सेल को, और बीच बीच में धीरे धीरे कभी कभी कोई बदलाव आते हैं तो अमेंडमेंट भी आती है। अमेंडमेंट मतलब चेंजेस। जैसे 1963 में अमेंडमेंट आई, इंडियन शब्द हटाया। अब आज की डेट में थोड़ा डिजिटलाइजेशन हो गया, सेल और परचेज और बाय, तो काफी अमेंडमेंट जो है वो आती रहती है, ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं आती। मतलब इन लॉज में जो आप फाउंडेशन लेवल पर पढ़ते हो, इंटरमीडिएट लेवल पर बहुत अमेंडमेंट्स आती हैं। बोलो ओके, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो अब अगला पॉइंट, इस एक्ट का स्कोप क्या है? बेटा मेरे, आप बिल्कुल गौर से अच्छे से कान में बिल्कुल मेरे लाइन जानी चाहिए। ये एक्ट बात करता है सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की। किसकी? ओनली मूवेबल। यानी कि आपको अगर कोई किसी से समस्या है, आप कोर्ट में गए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का सहारा ले रहे हो, तो वो समस्या का समाधान तभी होगा जब सेलर और बायर ने एक दूसरे से एक्सचेंज किया हो मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है? बस गोल्ड। जैसे ये कैमरा मूवेबल है मूवेबल या नहीं? ये प्रोजेक्टर मूवेबल है, ये मेरा आईपैड जो है मूवेबल है, ये पेन मेरा मूवेबल है, ठीक है, और मेरे कपड़े मूवेबल है, फोन मूवेबल है, रिमोट मूवेबल है। क्या ये लैंड बिल्डिंग मूवेबल है? तो फिर ये कानून लैंड बिल्डिंग पर नहीं लगने वाला। उसके लिए ऐसा नहीं है कानून नहीं है, उसके लिए अलग कानून है। आप सारे मूवेबल प्रॉपर्टी की यहां पर बात करोगे, सही है? तो आपको मैं ये सिखाऊंगा मूवेबल प्रॉपर्टी होती क्या है थोड़ी देर बाद। तो देखो, scope of the act applicable to the contracts related to the sale of goods, which means what? Movable properties. The act is not applicable for sale of like land, field, shop or house, etc. For immovable property, Transfer of Property Act 1882 is applicable. Sale of Goods Act 1930 deals only with
तो ये सिर्फ और सिर्फ डील करता है कौन सी प्रॉपर्टी से? बोलो ओके है जी? किसी बालक को कोई समस्या? अब यहां पर कुछ बातें हैं। कह रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पहले किसका पार्ट हुआ करता था? तो कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बहुत सारी चीजें यहां पर लगेंगी। थोड़ा गौर से सुनना, मैंने आपके सिलेबस के लिए सीधा सीधा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट शुरू किया। वैसे जनरली मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करवाता हूं, देन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट करवाता हूं, बट मैंने इस बार सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आपके लिए शुरू किया। बेटा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बहुत सारे प्रोविजंस ऑटोमेटिकली आते हैं। मैं बताता हूं कैसे। क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेलर और बायर जब आपस में मिलते हैं तो सेल करने के लिए आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है या नहीं होता? और वो कॉन्ट्रैक्ट आप कौन से एक्ट के अकॉर्डिंगली बनाओगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कहीं ना कहीं जब सेल हो रही है ना, तो वो सेल में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट तो इन्वॉल्व है ही, उस सेल के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी इन्वॉल्व होता है। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, सेल में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट तो इन्वॉल्व है ही, और उसी सेल में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी इन्वॉल्व होता है। ये आपको ध्यान रखना है। बोलो ओके? कोई प्रॉब्लम जी? देखो कह रहा है द जनरल प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एज फार एज दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। क्या कह रहा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे जनरल प्रोविजन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पे एप्लीकेबल होते हैं। जिसने अभी नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने पढ़ाया भी नहीं है आप लोगों को, फ्रेश बैच है, पहला चैप्टर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, लेकिन कुछ बातें बताता हूं, बहुत कॉमन बात है। आप किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो, आप एक ऑफर देते हो या नहीं? आप सब लोग यहाँ आए होगे, आपने मैम को ऑफर दिया होगा कि जी हमें सीए फाउंडेशन करना है, बोलो आया ना? मैम ने आपको एक्सेप्टेंस दी होगी, हाँ जी करवाएंगे, बोलो आया ना? फिर आपके बीच में फीस की बात हुई होगी, उसको कहते हैं कंसीडरेशन। क्या मैम ने जबरदस्ती आपको बैठा के रखा था, या आपने पिस्टल के दम पर एडमिशन लिया कि मुझे तो चाहिए एडमिशन? मतलब फ्री कंसेंट भी थी। क्या पढ़ना पढ़ाना लॉफुल है? सब कुछ सर्टेन है ना तुम लोगों का कि जी इतनी फीस है, इतना बैच है, इतने बजे से क्लास होती है अप्रॉक्स, कभी कभी ऊपर नीचे टाइमिंग होती है, ऑन एन एवरेज 5-6 घंटे आप यहाँ बैठोगे हमारे पास। बोलो ओके? ये सारी चीजें, ओए उसको साइड कर, देखना लो आगे से। ये सारी की सारी चीजें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आती है। ये सब कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के नियम है बेटा, वही सारे नियम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर भी आते हैं। आइंदा जो फोन चलाता हो देख लिया ना, किसी को भी क्लास के अंदर फोन बाहर जमा होगा पूरे के पूरे लॉ के सिलेबस तक। देखना लू क्या देख रहा था उसमें? तेरी जिंदगी में कोई है नहीं मुझे लग रहा है ऐसा जो तुझे प्रेम से आई लव यू बोल दे। फोन देख रहा है, क्लास चल रही है, फोन उठा रहा है, क्या इतना जरूरी है फोन देखना? ठीक है, डन है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सारी चीजें, मेन एलिमेंट्स जो है वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आते हैं। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग नहीं है, इसीलिए पहले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वाज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वो तो जरूरत पड़ी कि सेपरेट कानून होना चाहिए तो बनाकर साइड कर दिया। बोलो मेरे प्यारो कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। The expression used but not defined in Sales of Goods Act and defined in the Indian Contract Act have the meaning assigned to them in the Act। मतलब कुछ ऐसी बातें जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में डिफाइन नहीं है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन है तो आप ये समझ लेना कि ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के लिए भी बनी गई है। आया? क्लियर है? कोई बच्चा है जिसको दिक्कत हो रही है कि सर हमने कॉन्ट्रैक्ट तो पढ़ा नहीं, आप क्या बात कर रहे हो? जितना बताना था बता चुका हूं कॉन्ट्रैक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए जितने एलिमेंट्स, जितने प्रोविजंस लगते हैं ना, ऑटोमेटिकली वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाने के लिए भी लगते हैं। तो कल को कभी आप कोर्ट में जाओ और कोर्ट में
आपसे जज और आपकी बात हो और जज आपसे बोले आपने कॉन्ट्रैक्ट के मेन एलिमेंट को तो फॉलो ही नहीं किया, और आप ये बोलो सर हम तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात कर रहे हैं, आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कर रहे हो, तो आप गलत हो गए। बिकॉज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे प्रोविजंस ऑटोमेटिकली जनरल प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। बोलो ओके, चलो ठीक है, ऑल वेल। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ डेफिनेशन से। सबसे पहले डेफिनेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा गुड्स की। किसकी? सबसे पहले पढ़ाऊंगा गुड्स की डेफिनेशन, बी पॉइंट, गुड्स एंड रिलेटेड आइटम्स। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, बहुत अच्छे से यहां पर आपको बताया गया है, ठीक है। अच्छे से ये नोट्स करना बेटा। मैं आपको बताऊं, ये जो अब फ्रेश है इसका मैं पीडीएफ बार बार शेयर करता रहूंगा। अभी आपको रिसेंट कोई बुक मिली होगी, मिली है? किसी के पास है अभी? ठीक है, ये मिली है, वो भी एज पर सिलेबस ही है, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि आप मतलब 100-50 रुपए आपकी जेब से एक्स्ट्रा लग जाएंगे फोटोकॉपी के, क्योंकि अभी ये रिसेंट में नए नए अपडेटेड बना रहा हूँ। तो ये मैं आपको शेयर करता रहूंगा हर यूनिट का, जैसे जैसे होगा आप अपना जैसे भी है अपने अकॉर्डिंगली कर लेना। तो बहुत अच्छे से पिक्चराइज फॉर्म में और स्ट्रिक्टली एज पर स्टडी मटेरियल है, स्ट्रिक्टली एज पर स्टडी मटेरियल, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड स्टडी मैट से अलग होगा। हाँ, कुछ एक्सप्लेनेशन जो स्टडी मैट में नहीं होती वो मैंने अपनी तरफ से दी हुई है, कुछ एग्जांपल्स मैंने अपनी तरफ से एक दो एड ऑन किए हुए हैं ताकि और थोड़ा इजी हो जाए, दैट्स इट। कम कुछ नहीं होगा स्टडी मैट स्ट्रिक्टली, क्योंकि फाउंडेशन में आपका स्टडी मटेरियल आपका भगवान है ना। तो फिर मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लूंगा 1% का भी, नॉट इवन 0.00001% भी स्टडी मैट से अलग कुछ है। रेकमेंड करूंगा यही पढ़ने को, क्यों? इसमें इजी है। स्टडी मैट में ना आपको नींद आ जाएगी, कोई कॉमा नहीं, कोई फुल स्टॉप नहीं, बस चलता जाता है। यहाँ मैंने हर चीज को तोड़ मरोड़ के, उन्हीं वर्ड को तोड़ के आपको पॉइंट वाइज करके जो है वो प्रेजेंट किया। बहुत टाइम लगा है बट कामयाब हो गया हूं मैं, ठीक है, डन है। तो आप सब इसको पढ़ोगे और इसी से पढ़ोगे और किसी चीज से नहीं पढ़ोगे, ऑल वेल है। चलो, तो सबसे पहला गुड्स की डेफिनेशन। तो सब बच्चे गुड्स की डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझेंगे, नोट नहीं करेंगे, मैं आपको कुछ यहां पर बता रहा हूं बेटा। सबसे पहले गुड्स की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन कहां दे रखी है? 7, ठीक है। अब जिन बच्चों को ये सेक्शन सब सेक्शन का के बारे में नहीं पता है वो वाला वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। वो आपको उस मैंने लिखा हुआ इंट्रोडक्शन टू लॉ, कुछ 45-50 मिनट का वीडियो है और मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप उस पर देख लेना, ठीक है। तो गुड्स सेक्शन नंबर, और मैं अभी लिंक भी शेयर कर दूंगा। गुड्स सेक्शन नंबर 2 ब्रैकेट में 7, सब सेक्शन 7 बोलते हैं इसको। क्या होता है बेटा? गुड्स मीन्स, गुड्स का मतलब क्या होता है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी को आप लोग क्या नाम देते हो? गुड्स का नाम देते हो। हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? गुड्स, ठीक है, एक्सेप्ट। अब मैं यहां पर बताने वाला हूं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर। बेटा मनी को और एक्शनेबल क्लेम को मैं भी समझाऊंगा सबको। दो चीज है, मनी और एक्शनेबल क्लेम, ये दोनों चीज गुड्स नहीं होते। बाकी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सारी मूवेबल प्रॉपर्टी आती है। उन सारी मूवेबल प्रॉपर्टी को आप क्या नाम देते हो? मैं पानी पी रहा था, हाथ में ही आ गया काला हीट, दूर करो उसको, ठीक है। तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी को आप लोग क्या नाम देते हो? कोई भी एग्जांपल ले रहे? पंखा क्या कौन सी प्रॉपर्टी है? और ये एयर कंडीशन ओ जनरल कंपनी का मूवेबल प्रॉपर्टी। आज मैंने ये ओ जनरल कंपनी का एयर कंडीशन खरीदा और एसी में खराबी आ रही है बार बार,
और कंपनी वाली मेरी बात नहीं सुन रहे, तो क्या मैं कंपनी पे लीगल एक्शन ले सकता हूँ? हाँ, ले सकता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, बिकॉज दिस एयर कंडीशन इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड ये डेफिनेशन में आ रहा है गुड्स के। ऑल वेल, हर चीज, ये ज्वेलरी ये डेफिनेशन में आ रही है गुड्स की। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मूवेबल प्रॉपर्टी। तो गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट, मतलब छोड़कर मनी को। मनी गुड्स नहीं होता, एक्शनेबल क्लेम गुड्स नहीं होता। चलो मनी तो आपको समझ में आ रहा है, मनी मींस व्हाट? पैसा है किसी की जेब में, मनी को बोलते हैं लीगल टेंडर। क्या मनी गुड्स, आपने कभी पैसे के बदले पैसा खरीदा है? 10 रुपए दियो, ये ले 10, ये दुकान देखी थी 10 रुपए के नोट की दुकान, 20 के नोट की दुकान देखिए? नहीं। मनी से आप गुड्स लेते हो, मनी गुड्स नहीं होता। लेकिन मनी इंक्लूड्स ओनली लीगल टेंडर, करंट कॉइन्स, करंट करेंसी, उसको मनी आप बोलते हो। लेकिन वो मनी जो 150-200 साल पुराने जो नोट है, 1 रुपए 2 रुपए के हैं, वो आज क्या 1 रुपए 2 रुपए में ही चलते हैं? बेटा वो तो लाखों रुपए में चलते हैं। जो पुरानी ओल्ड करेंसी है, कई लोगों को शौक होता है ओल्ड करेंसी को इकट्ठा करके रखने का। आप सबको बता दूं, ओल्ड करेंसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? हम लोग गुड्स बोलते हैं उसको। आपको पता है दिल्ली में या पूरे भारत में ओल्ड करेंसी बिकती है, वो करेंसी जो चलन में नहीं है, जिससे आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह मोमोज नहीं खा सकते हो, लेकिन अगर आप उसे बेचने निकलो तो लाखों में बिकती है। 200 साल पुराना, मान लो मेरे पास एक कॉइन है 1 रुपए का, अंग्रेजों के जमाने का, तो वो एक तरीके से पुरातत्व की चीज होगी। पुरातत्व समझते हो? वो पूरा जो पुराने जमाने आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, बेटा उनकी बड़ी कीमत होती है, तो वो आपका गुड्स माने जाएंगे। ऑल वेल, तो मैं आपको गुड्स की डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ, बहुत टाइम लगेगा इसको पढ़ाने में। तो पहली बात, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी छोड़कर मनी को और एक्शनेबल क्लेम को, इन दोनों चीजों को छोड़कर। बट इंक्लूड्स, पहले एक्शनेबल क्लेम भी बता दो, क्या मतलब होता है एक्शनेबल क्लेम का? ये देखो नाम ही एक्शनेबल क्लेम, मतलब कि मैं आपके ऊपर क्या ले रहा हूं? एक्शन ले रहा हूं। कोर्ट में तेरे मेरे बीच में कोई केस चल रहा है, मान ले तूने मेरे से फ्रिज लिया था, पेमेंट नहीं करी, तो मैं तेरे खिलाफ कोर्ट में क्या करूंगा? एक्शन लूंगा। अब कोर्ट में एक्शन लेने पर मैं मान ले जीत गया और मुझे कोई क्लेम मिला है, तो वो क्लेम जो मेरे को मिला है वो गुड्स नहीं होगा। एक्शनेबल क्लेम एक तरीके का एक आधार होता है जिसके बेसिस पर मैं तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन लेता हूं। जैसे आपने कभी नाम सुना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज? सुना है? किस बच्चे ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का नाम नहीं सुना है? सबने सुना है? नहीं सुना बेटे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? अब जैसे कि मान लो कि मुझे आपसे कोई सामान खरीदना है, लेकिन मेरी जेब में पैसा नहीं है, मेरी जेब में पैसा, तो फिर मैं क्या करता हूं, मैं एक तरीके से एक बिल लिखता हूं एक पेपर पे, और मैं लिखता हूं कि भाई मैं आपके पैसे जो है वो इतने टाइम में वापस दे दूंगा। आज आप मुझे क्या दे दो? सामान दे दो। आप मुझे सामान दे देते हो, मैंने 3 महीने का टाइम लिया, मान लो आपको 2 दिन में ही पैसे की जरूरत पड़ गई, तो आप उसी पेपर को क्या कर देते हो? किसी और को या बैंक के पास जाके डिस्काउंट करवा लेते हो। बोलो आए ना? इसको हम लोग कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अभी पढ़ोगे आप 11 उसमें अकाउंट्स में। ऑल वेल, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है। अब मान लो कि किसी ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज की आउटस्टैंडिंग पेमेंट नहीं करी, तो उसके ऊपर क्या लिया जाएगा? लीगल एक्शन। तो उसको मैं क्या बोलूंगा? कौन सा क्लेम बोलूंगा? अभी इसके अंदर बहुत सारी और भी चीजें जो मैंने अपने नोट्स में प्रॉपर्ली डिफाइन की हुई है, एक एक करके पढ़ाऊंगा। फिलहाल गुड्स का डेफिनेशन, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी छोड़कर मनी को, एक्शनेबल क्लेम को, बट इंक्लूड्स। तो गुड्स की डेफिनेशन में और क्या क्या इंक्लूड होगा बेटा? शेयर्स एंड स्टॉक्स, ये गुड्स होते हैं। शेयर्स गुड्स होते हैं या नहीं? आज मैंने अपनी टाटा कंपनी के शेयर्स बेच दिए,
तो आपने खरीदे, तो मैं अपने अपने जो शेयर्स है वो किसको दे दूंगा, आपको दे दूंगा। तो शेयर्स गुड्स होते हैं, मूव कर रहे हैं नहीं कर रहे। फिर मिस्टर बी को पैसे की जरूरत पड़ी, मिस्टर बी ने सी को शेयर्स बेच दिए, सी को पड़ी, सी ने डी को बेच दिए। तो ये शेयर्स ट्रांसफर हो रहा है नहीं हो रहा। अच्छा, शेयर के बाद है स्टॉक। इसको मैं दो पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। एक तो शेयर को ही स्टॉक बोलते हैं, सुना स्टॉक मार्केट, तो वो शेयर मार्केट ही तो होती है। और एक स्टॉक आप वो मान लो अपना जैसे दुकानों का स्टॉक होता है, बनिए की दुकान में सारा स्टॉक पड़ा है, सब कुछ मूवेबल है या नहीं है। बेटा ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ट्रीज, फसल जो उग रही है क्या वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है। क्योंकि ये फसल जो उगा रहे हैं वो क्यों उगा रहे हैं, ताकि उसको लैंड से क्या कर सके, अलग कर सके। ट्रीज तब मूवेबल प्रॉपर्टी होता है जब वो लैंड से अलग हो जाता है। जब तक वो लैंड के अंदर है वो इमूवेबल है। लेकिन जब उस पेड़ को काट देते हो आप, कई जगह पर पेड़ों की जो लकड़ियां हैं वो सेल होती है नहीं होती, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो मूवेबल है। लेकिन तब जब इसको आप अलग करते हो। बोलो ओके। तो गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, छोड़कर मनी एक्शनेबल क्लेम को, बट इंक्लूड्स shares, stocks, growing crops and trees which are forming part of land and agreed to be severed from the land। जिसको लैंड से आप क्या कर सकते हो, बोलो ओके। यहां तक कोई समस्या किसी भी बच्चे को, एक एक करके इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, बट फिलहाल एक दो पॉइंट और ध्यान से सुनना। क्या इलेक्ट्रिसिटी गुड्स होती है, जैसे BSES वाली कंपनी हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, बदले में हम हर महीने उनका बिल पे करते हैं, क्या इलेक्ट्रिसिटी गुड्स मानी जाएगी, मूव कर रही है नहीं कर रही। ये आपके ये आवाज जो मेरे पास आ रही है कहां से आ रही है, मूव कर रही है ना इलेक्ट्रिसिटी। क्या तुम्हें बिलीव नहीं है इलेक्ट्रिसिटी पे, तो आओ अपनी एक उंगली लेकर मैं उसके अंदर डालू, तुम्हारी उंगली, पता लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी है भी है प्रोडक्ट या नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी भी गुड्स माना गया है इस चैप्टर के लिए। ऑल वेल। क्या गुडविल को गुड्स मान सकते हैं, क्या गुडविल मूव करती है, क्या मैं अपनी गुडविल आपको बेच सकता हूं, हाँ बेच सकता हूं। मैं मेरी गुडविल आपको आराम से बेच सकता हूं, गुडविल बिकती है सर। अभी आप अकाउंट्स में भी पढ़ चुके हो, पढ़ोगे भी। एक पार्टनरशिप फर्म अपनी गुडविल सेल करती है। आज की डेट में जितने बॉलीवुड स्टार्स हैं बड़े बड़े, वो 20 करोड़ 30 करोड़ पर मूवी ले रहे हैं, तो वो किसका ले रहे हैं, वो गुडविल का ही तो ले रहे हैं। नहीं तो उनकी पहली मूवी के तो उनको 10,000 भी नहीं मिले थे, 1 लाख भी नहीं मिले थे। गुडविल बिकती है। ऑल वेल। तो मूवेबल प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स है, टेंजिबल नहीं है, लेकिन ये सब मूव करते हैं। क्या कॉपीराइट मूव नहीं करता। चेतन भगत नाम का राइटर है, बहुत फेमस है, उसने कोई किताब लिखी और आज कोई डायरेक्टर उसकी किताब पर मूवी बनाना चाहता है, तो उसे उससे कॉपीराइट परचेज करना पड़ेगा। एक फिल्म आई है, बहुत साल पहले आई थी, आई थिंक 14 में आई थिंक, टू स्टेट्स नाम की, आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर। तो वो जो मूवी आई थी, वो मूवी टोटली चेतन भगत की लाइफ के ऊपर थी। तो उसने अपनी उस स्टोरी को बेचा, कॉपीराइट को बेचा, मूव किया या नहीं किया। तो ये सारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी। तो गुड्स की डेफिनेशन आपके लॉ में क्या बता रखी है, बहुत ध्यान से बेटा सब देखना। अच्छा, आ जाओ आ जाओ, आप आ जाओ, कोई बात नहीं, बैठ जाओ बेटे। देखो बेटा, एक ना नया बिल्कुल फ्रेश चैप्टर ही चालू हुआ है अभी, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नाम का, लॉ के अंदर। तो ये कानून है सेलर और बायर के लिए। जब भी सेलर बायर को कोई प्रोडक्ट बेचता है और सेलर बायर में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, डिस्प्यूट समझते हो ना, कोई लड़ाई झगड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो इस कानून का सहारा लेकर जो है वो कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ एक्शन लेते हैं। तो चैप्टर का नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो सबसे पहले, वैसे तो काफी सारी बातें हैं, इसका मैं आपको बैकअप दे दूंगा अलग से।
तो फिलहाल मैं आपको एक डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ गुड्स की, ठीक है, वो बता चुका हूँ, अब रीड करवा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैं बीच बीच में रिपीट करूंगा। सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन स्टार्ट करा किसका, गुड्स का, ठीक है। ये देखो कंधे पे लाद के जो है लेकर जा रहा है, तुम लोग भी लेकर जाते हो, डी मार्ट वगैरह जाते नहीं इसमें डाल के आ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर है सबसे पहला गुड्स का मतलब, मैंने आपको क्या बताया, गुड्स मतलब हर तरीके की कौन सी प्रॉपर्टी, मतलब इस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नाम के चैप्टर में आप बात मूवेबल प्रॉपर्टी की करते हो, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी की यहाँ पर बात नहीं हो रही। मतलब अगर दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट लैंड और बिल्डिंग का है तो फिर वो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कभी भी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जाएंगे। हाँ, दो लोगों के बीच में अगर मामला किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का है तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे। जैसे कि आपका नाम क्या बेटे, आदित्य, कृत्य बेटे, तूने एयर कंडीशन खरीदा कंपनी से और तेरे एयर कंडीशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तू कंसिस्टेंटली उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो तेरी बात नहीं सुन रहे, तो तू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंगली कोर्ट ऑफ लॉ में केस फाइल कर सकता है, बिकॉज तेरा एयर कंडीशन कौन सी प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी। ऑल वेल, लेकिन दो बातों को मैंने डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर दिया, एक मेरा एक्शनेबल क्लेम है और दूसरी क्या है, एक मेरी एक्शनेबल क्लेम और एक मेरा मनी, ये दोनों चीजें जो है वो डेफिनेशन से क्या है, एक्सक्लूडेड है। एंड इंक्लूड्स स्टॉक्स एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, जिसको हम लैंड से अलग कर सकते हैं। जैसे फसल है, मैं मान रहा हूं वो फसल अभी इमूवेबल है, अभी तो लैंड के अंदर ही है, वो बस हिल रही है, थोड़ा बहुत डांस वांस दिखा देती है, हवा तेज चलती है तो, लेकिन उस फसल को आप क्या करते हो, सेवर्ड करते हो। फसल क्यों उगाई, वही रहने के लिए। उस फसल को क्या करना है, ग्रास हटानी है, ग्रास, घास भी बिकती है नहीं बिकती, गाय लोग अस्तबलों में वो चारा वारा खाते हैं तो घास भी तो सेल होती है। तो ये सारी चीजें कौन सी प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी। शेयर्स कौन सी चीज है, मूवेबल प्रॉपर्टी। मिस्टर कृत ने दीपक पाठक को अपना शेयर बेचा तो वो शेयर आपसे मूव करके मेरे नाम पर आ गया, मैंने वो शेयर इसको बेचा तो इससे मेरे से मूव करके इसके पास चला गया। और क्लियर है बेटे, तो आ जाओ। तो पहला आपको गुड्स का मतलब समझ में आया, लेकिन मैंने आपको एक्सेप्शन बताया गुड्स में, एक एक्शनेबल क्लेम और एक, तो मनी में मैंने एक बात बताई, मनी में सिर्फ करंट कॉइन गुड्स नहीं होते, ओल्ड कॉइन्स को आप गुड्स मानते हो। 150 साल पुराना 1 रुपए का सिक्का आज 1 रुपए में नहीं चलने वाला। हाँ, आज का 10 रुपए का नोट 10 रुपए में ही चलेगा। और मनी से, करंट कॉइन से, करंट जो आपका लीगल टेंडर है उससे आप लोग गुड्स परचेज करते हो, वो गुड्स नहीं होता, उससे गुड्स लिया जाता है। लेकिन पुराना ओल्ड कॉइन आपका क्या होगा, गुड्स होगा। 150 साल पुराना सिक्का 1 रुपए का 1 रुपए में नहीं जाएगा, शायद 5 लाख रुपए उसकी वैल्यू हो, शायद 8 लाख रुपए ऐसी वैल्यू। पता है इनकी बड़ी वैल्यू होती है, 10-10 लाख रुपए के इनके एक नोट होते हैं, जो पुराने पुराने नोट है। तुमने भी किसी ने 1000-500 का संभाल के रखा होगा, तो पता है 200, 300, 400 साल बाद यही नोट जो 1000-500 का बंद हुआ था 2016 में, ये एक तरीके से आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस में आ जाएगा, पुरातत्व में। 300 साल बाद लोग विचित्रता से देखा कर, अरे 300 साल बाद, जैसे आप आज से 400 साल पुरानी कोई चीज देखो, कोई ताजमहल या लाल किला गए हो, लाल किला में अंदर, तो वहां आपने देखा होगा अंदर वो जो युद्ध हुए थे उनके तलवारें वगैरह रखी है, तो जब आप उसको देखते हो तो इमेजिन करने लग जाते हो ना कि यार 400 साल पहले लाइफ ऐसे होगी, 500 साल पहले लाइफ ऐसे होगी, तो वो एक एक चीज की बड़ी वैल्यू हो जाती है। तो पुराने वाले जो कॉइन्स हैं वो गुड्स माने जाते हैं, करंट कॉइन्स को आप गुड्स नहीं मानते। और एक्शनेबल क्लेम, अब आ जाओ एक्शनेबल क्लेम क्या होता है। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं लेकिन मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन दी है। देखो एक्शनेबल क्लेम की, देखो यहाँ पर मैंने एक फोटो भी डाली है, इस फोटो में देखो एक जज साहब बैठे हैं, एक बहुत ही अच्छी सी जो है वो लॉयर है जो कि बहस कर रही है एक दूसरे लॉयर से।
कर रही है नहीं कर रही? अपने अपने क्लाइंट के लिए। तो क्लाइंटों ने आपस में एक दूसरे पे क्या लिया हुआ है? एक्शन लिया हुआ है। क्यों लिया हुआ है? कोई ना कोई डिस्प्यूट होगा। तो एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है ऐसे क्लेम्स विच कैन बी इन्फोर्स ओनली बाय एन एक्शन और स्यूट। स्यूट मतलब बेटा, स्यूट मतलब कोर्ट में केस फाइल करना। क्लेम और डेप्ट दैट कैन बी इन्फोर्स थ्रू लीगल एक्शन। इन्फोर्स मीन्स एक तरीके से कानूनी कार्रवाई करना। एंड इट टिपिकली इन्वॉल्व अ राइट टू ए फ्यूचर बेनिफिट और पेमेंट दैट इज नॉट सिक्योर्ड बाय फिजिकल पोजीशन बट कैन बी क्लेम्ड थ्रू ए कोर्ट। आप कोई पैसा जो कोर्ट के थ्रू क्लेम कर सकते हो, कोर्ट के थ्रू यानी कि कोर्ट पर केस तो नहीं करोगे ना, किसी के ऊपर केस करोगे जो कोर्ट में लड़ेंगे, तो वहां पर एक दूसरे से जो भी क्लेम वो शेयर करेंगे उसको बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम। ये गुड्स नहीं होता। ये पता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंदर पढ़ाया गया। एग्जाम्पल है, देखो मैंने दिया हुआ, ए लैंड ₹10,000 टू बी। ए ने बी को 10,000 रुपए लैंड करे। लोन एग्रीमेंट में ये था कि बी अमाउंट को 6 महीने में दे देगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड पर्सन ए हैज एन एक्शनेबल क्लेम अगेंस्ट पर्सन बी फॉर द रीपेमेंट ऑफ रुपीज। और अगर 6 महीने में बी पैसा नहीं दे पाया तो ए अब बी के खिलाफ क्या करेगा? लीगल एक्शन लेगा और अपना पैसा रिकवर करेगा। इसी को क्या नाम दिया? एक्शनेबल क्लेम। यहां गुड्स का है भाई, है कोई गुड्स? ऑल वेल, क्लियर है? चलो, तो एक्शनेबल क्लेम के कुछ कुछ की कैरेक्टर्स हैं। अनसर्टेनिटी और कंडीशन अटैच टू द क्लेम दैट वुड रिक्वायर इन्फोर्समेंट थ्रू लीगल। जैसे आज मैं आपको पैसे दे रहा हूं, आपने मुझे बोला 6 महीने बाद दे दूंगा, अनसर्टेन है या नहीं? क्या पता ना दो, क्या पता दे दो। दे दोगे तो क्लेम का कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता, और नहीं दोगे तो क्लेम का क्वेश्चन अराइज तो फिर मैं आपके खिलाफ क्लेम लूंगा। यस, मैं आपके खिलाफ क्लेम लूंगा। ठीक है? तो अनसर्टेनिटी और कंडीशन अटैच टू द क्लेम दैट वुड रिक्वायर इन्फोर्समेंट थ्रू लीगल एक्शन। ऑल वेल। तो मैंने आपको गुड्स का भी डेफिनेशन बताया। सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 7 कहता है गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी एक्शनेबल क्लेम बट इंक्लूड शेयर्स, स्टॉक्स, growing crops and trees which are forming part of land and agreed to be severed from them। बोलो जी, ऑल वेल है? ओके। अब अगली बात हम लोग करने जा रहे हैं इसी गुड्स के अंदर। तो गुड्स इंक्लूड्स बोथ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल गुड्स। क्या मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला, एक एग्जांपल उसके ऊपर दिया था कि उसने एयर कंडीशन खरीदा। एयर कंडीशन टेंजिबल है इंटेंजिबल? मैंने तुम्हें अपनी गुडविल बेची, सही है? जैसे प्रोमिनेंट एकेडमी है, गुडविल बहुत है। आप सुमित सर ने वो गुडविल जो है वो मुझे भेज दी, दीपक सर को। ठीक है? प्रोमिनेंट चलता चलता इंस्टीट्यूट मेरे को दे दिया, तो मैं बदले में सर को क्या दूंगा? उनकी गुडविल के पैसे दूंगा। तो उन्होंने जो मुझे गुडविल ट्रांसफर करी है वो गुड्स ही माना जाएगा, वो इंटेंजिबल है। बोलो ओके। आगे गुडविल के आगे कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा, ये सब कुछ गुड्स होता है, सब इंटेंजिबल है, सब गुड्स की कैटेगरी में आता है। अल्टीमेटली अगर ए और बी के बीच में कोई पेटेंट ट्रांसफर हुआ है, पेटेंट समझते हो सब? कोई आविष्कार मैंने किया और मैंने किसी बड़ी कंपनी को वो आविष्कार बेच दिया 5 करोड़ रुपए में। कंपनी ने 1 करोड़ एडवांस दिया और बोला 4 करोड़ रुपए हम आपको 3 महीने के बाद दे देंगे। मैं वेट कर रहा हूं, 3 महीने हो गए, पेमेंट ही नहीं मिली। आया कुछ समझ में? तो ये जो पेटेंट का ट्रांसफर हुआ है, ये पेटेंट को सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंग ये जो ट्रांसफर हुआ है ये मानेंगे ये इंटेंजिबल है। ट्रेडमार्क क्या होता है? मैं अपना ट्रेडमार्क किसी और को बेच रहा हूं। ट्रेडमार्क है ना, जैसे दिस इज द ट्रेडमार्क, कटा हुआ एप्पल, पका हुआ पूरा साबुत एप्पल 200 रुपए का, तो कटा हुआ ₹1,00,000 का। देख रहे हो कलयुग कहां जा रहा है? चलो जी,
स्टॉक्स एंड शेयर्स गैस, स्टीम, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको बताया कि गैस वगैरह, जैसे आपके घर में पाइपलाइन गैस लगी होगी, इंद्रप्रस्थ आईजीएल की लगी है, तो उसका बिल जाता है, तो गैस को आप महसूस करते हो, ये सुनो, आपको लगता है कि वो गैस कुछ एग्जिस्टेंस रखती है? नहीं लगता तो थोड़ी देर खुला छोड़ के बीड़ी बीड़ी पी लो, पता लग जाएगा एग्जिस्टेंस है या नहीं है। तो स्टॉक एंड शेयर गैस, स्टीम, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड डिक्री ऑफ कोर्ट आर ऑल्सो कंसिडर टू बी गुड्स। अब ये बताओ लाइन क्या है, कोई बताएगा बच्चा? अंजलि बेटे बताना चाहेगी क्या लिखा है? डिक्री ऑफ कोर्ट आर ऑल्सो कंसिडर टू बी गुड्स। कोर्ट का कोई फैसला, जैसे कि वही एसी के ऊपर केस चल रहा था और कृत केस जीत गया, तो कोर्ट ने फैसला दिया कि ओ जनरल कंपनी को आप एक एयर कंडीशन जो है दोगे, किसको? क्रित को। तो ये जो कोर्ट का फैसला है, ये भी एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से गुड्स का ट्रांसफर है कंपनी से इसकी तरफ। बोलो ओके, बोलो ओके। And since the decree itself is enforceable directly and does not represent an uncertain or future right, तो ये एक्शनेबल क्लेम नहीं है, कोर्ट का जो फैसला है, कोर्ट की डिक्री जो है। ऑल वेल क्लियर है? तो चलो जी, मैंने क्या बताया, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, छोड़कर किसको? मनी को और एक्शनेबल क्लेम को। बट इंक्लूड शेयर, स्टॉक, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ट्रीज विच आर एंड एग्री टू बी। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, गुडविल, ये सब क्या होते हैं? पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुड्स होते हैं, मतलब टेंजिबल भी और। चलो आ जाओ बेटा, फटाफट से एक बार इसको रीड करो। एक बेटा ओके, क्या आपको गुड्स का मतलब समझ में आया? कौन बच्चा है जिसको गुड्स का मतलब नहीं आया समझ? सर अभी भी नहीं आएगा तो फिर क्या ही करेंगे हम? ऑल वेल बेटा, आ गया तेरे को? ठीक है। अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। बहुत अच्छा पॉइंट है, गुड्स की क्लासिफिकेशन। मतलब एक तरीके से आप ये मान लो, गुड्स कितने टाइप के होते हैं। पहले मैं आपको वर्बली समझा रहा हूं, बिल्कुल वर्बल में। मेरे बच्चे, गुड्स मेरे होते हैं तीन तरीकों के। कितने तरीकों के? एक को मैं कहता हूं एग्जिस्टिंग गुड्स। बहुत ध्यान से सुनना, एक गुड्स है मेरा, कौन सा गुड्स? एग्जिस्टिंग गुड्स। बेटा एग्जिस्टिंग गुड्स ऐसा गुड्स होता है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाते वक्त, जब सेलर और बायर आपस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना रहे हैं, तो उस समय एग्जिस्टिंग गुड्स जो है वो एग्जिस्टेंस में होता है। बेटा आपका नाम क्या है? सिद्धांत। सिद्धांत, मैं तेरे को अपना ये मोबाइल फोन बेच रहा हूं,
मैंने कहा यार संडे को बेचूंगा 10,000 में। तूने कहा ठीक है सर, संडे को मैं परचेज कर लूंगा 10,000 में। तो इसके और मेरे बीच में एक सेल और बाय मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया। बट मैं ये फोन अभी नहीं दे रहा तेरे को, मैं कब दे रहा हूं? तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं उस समय इस फोन का एग्जिस्टेंस है या नहीं है ना? अभी यहां पर है, फोन सामने रखा हुआ है, इसको मैं कौन सा गुड्स बोलूंगा? एग्जिस्टिंग। द गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। बोलो ओके। अब दूसरा मेरा गुड्स है, एग्जिस्टिंग के बाद आता है मेरा फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स मीन्स द गुड्स विच आर नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाते वक्त वो गुड्स जिसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है उसको आप क्या बोलोगे? फ्यूचर गुड्स। जैसे सेम एग्जांपल देता हूं, आई एम फार्मर, मैं किसान हूं और अंजलि मेरे पास है। अंजलि का जो है, मान लो मैं कश्मीर का किसान हूं, ठीक है, कश्मीर में मैं सेबों की खेती करता हूं, एप्पल्स, थोड़ा सा अमीर टाइप का किसान हूं, ठीक है, एप्पल की खेती करता हूं और अंजलि का दिल्ली में व्यापार है सेब का। अंजलि मेरे पास आई और इसने बोला कि आपके बाग में, बाग होते हैं ना पूरे, देखे किसी ने सेब के बागान? मैंने देखे हैं कश्मीर में, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही होती है, वहां जाओ ना ऐसा लगता है भाई कितना बढ़िया जगह पे आ गए। तो मेरे बाग में मैंने कहा कि भाई 3 महीने में सारी सेब की फसल तैयार हो जाएगी। तो इसके और मेरे बीच में बात हुई कि जी 40 रुपए केजी सेब जितने भी बाग में होंगे, मतलब सर्टेनिटी है ना, सारे सेब मैं बेचूंगा। ऑल वेल। तो इस सिचुएशन में इसके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ या नहीं हुआ? लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो गुड्स है वो एग्जिस्टिंग है ही नहीं। वो गुड्स कौन सा गुड्स है? फ्यूचर गुड्स। बोलो ओके। ओके है क्या? अगला मेरा है कंटिंजेंट गुड्स। तीसरा गुड्स कौन सा आता है? कंटिंजेंट गुड्स। मेरे प्यारो, कंटिंजेंट गुड्स कौन सा गुड्स होता है? बेटा आपको ये कंटिंजेंट वर्ड समझ में आ रहा है क्या होता है? क्या होता है? कंटिंजेंट मीन्स हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। आपने जरूर पढ़ा होगा अकाउंट्स में कंटिंजेंट लायबिलिटी। एक बिजनेस वाले की कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है कुछ। मान ले मेरे बिजनेस में कोर्ट केस चल रहा है, हो सकता है मैं जीत भी जाऊं और हो सकता है मैं, तो लायबिलिटी हो सकता है फ्यूचर में मेरी हो जाए कोर्ट से, कोर्ट ने अनाउंस कर दिया भाई तुम 20,000 रुपए दो कस्टमर को तो मुझे देने पड़ेंगे, लेकिन पक्का नहीं है, तो इसको बोलते हैं कंटिंजेंट, कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो वैसे ही वो वर्ड कंटिंजेंट वहीं से उठाकर लाया हूं, मैं नहीं लाया, आपका सिलेबस लेकर आया। तो कंटिंजेंट गुड्स मींस द गुड्स जिसकी सेल डिपेंड होगी किसी फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पर। ऑल वेल। बेटे आपका नाम क्या है सबसे पीछे? यस, थोड़ा सा मेरे पास नाम पहुंचाओ इसका। यादिर। ओके बेटे सही नाम ले लो, यादिर। ओके। तो क्या हुआ कि मान लो कि बहुत अच्छा एग्जांपल है ये वाला, मैं एग्जांपल हर बैच में देता हूं। मान लो मैं एक मछुआरा हूं, ठीक है, मछली पकड़ने में जाता हूं, तो यादिर ने मुझे बोला कि मुझे 100 केजी फिश जो है वो चाहिए, क्या आप मुझे बेच दोगे? मैंने कहा हाँ, मैं समुद्र में मछली पकड़ने जा रहा हूं, अगर वो फिश जो है मेरे जाल में आ जाती है तो बेच दूंगा, वरना नहीं बेच पाऊंगा। तो मैं समुद्र में गया, जाल फेंका और उसके अंदर कुछ भी नहीं आया, या समुद्र में गया और आधे रास्ते पे गया तूफान आ गया। समुद्री तूफान आपको पता है ना कब कब विकसित हो जाए पता भी नहीं लगता, कब शांत जगह बरमूडा ट्रायंगल बन जाए पता नहीं लगता। तो मान लो मैं मछली नहीं पकड़ पाया, तो क्या ये यादें मेरे ऊपर लीगल एक्शन लेगी?
अरे भाई ये कॉन्ट्रैक्ट ही कंटिंजेंट वाला था, कंटिंजेंट गुड्स था, मतलब ऐसा गुड्स जिसकी सेल ही डिपेंड किसी इवेंट पे होती है। वो इवेंट हो गया तो दे दूंगा, नहीं हुआ तो नहीं दूंगा। आगे समझ। प्रैक्टिकल ऐसे एग्जांपल है, बहुत सिंपल नॉर्मल गली कूचो वाला एग्जांपल। क्या आप में से कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है, या तो पर्सनली आपके साथ या मम्मी पापा किसी शॉप पर सामान लेने गए, स्पेसिफिक कोई सामान, जैसे मेरे घर में ना एक अगरबत्ती आती है यार, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, और अगरबत्ती जो प्रोडक्ट है उसका नाम मास्टर अगरबत्ती। कौन सी? मास्टर। तो इसको मेरे से रिलेट मत करना कि मैं भी मास्टर तो वो भी मास्टर, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत पहले से आती है। जब मैं बहुत छोटा था मेरे पापा लाया करते थे, वो घर में अलग ही खुशबू होती थी। तो क्या हुआ, शादी के बाद मेरे को, मैं शिफ्ट हुआ अलग घर में, तो मेरे घर में सारी चीजें अरेंज हो गई, तो अब मंदिर को अरेंज कर रहे थे। मैंने मेरी वाइफ से बोला भाई अगरबत्ती तो वही वाली आएगी। कह रही कौन सी? मैंने कहा यार नाम याद नहीं आ रहा। फिर घर पे फोन किया तो उन्होंने बताया मास्टर की अगरबत्ती है, बट घर वाले भी 3-4 साल से नहीं ला रहे थे उसको। मैंने कहा ठीक है। अब क्या हुआ जी, मैं निकला अपनी स्कूटी लेके वो अगरबत्ती लेने। तो जिस एरिया में मैं रहता हूँ पूरा एरिया छान मारा, कहीं नहीं। पता नहीं मेरी भी जिद यार, अब तो वही चाहिए अगरबत्ती, वही वाली चाहिए। तो आड़ा टेढ़ा कर कुरा के एक ये खानपुर के पास है ना, मदनगीर की कोई मार्केट है, वहां मुझे किसी ने बताया भाई ये अगरबत्ती तुझे पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगी, तो वहां जरूर मिल जाएगी। तो मैं उसके बाद भी पहुंच गया। मैं कहा भाई वो मास्टर की अगरबत्ती थी। कह रहा भाई पहले तो खूब आती थी, अब इसका मिलना थोड़ा मुश्किल है। एक काम करो, आप मेरे को पैसे दे जाओ, अगर मुझे मिल गई तो कल आपको पहुंचा दूंगा। मैं माल लेने भेज रहा हूँ अभी लड़के को शाम को। मैंने कहा ठीक है। तो वो मिलना ना मिलना क्या था, मान ले वैसे मिल गई थी, मान लो नहीं मिलती, तो अगले दिन मैं उससे बस अपने पैसे वापस ले लेता। क्या मैं उस पर केस करता यार तूने तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया? यार उसने तो मुझसे यही बोला था भाई अगर मिलेगी तो मैंने एक साथ क्या करे उसके 2 दर्जन ले ली। मैंने कहा भाई मंगा के रखना। कह रहा भाई ये बहुत बिकती है, उसकी सेल पता नहीं क्या हो गया, मिलता नहीं है माल। मैंने कहा ठीक है आप इसको मंगा के रखो। ठीक है मास्टर जी करके है, कुछ गूगल करना है इसको। ऑल वेल डन है। तो दिस इज व्हाट कंटिंजेंट गुड्स। तो कोई बच्चा ऐसा है जिसको कोई दिक्कत? अब सुनो ये, मैंने आपको बताया कि गुड्स कितने टाइप के होते हैं, ये अभी मैं थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा। पहला कौन सा है? एग्जिस्टिंग गुड्स। देखो यहाँ पर मैंने, आप देखो ये साड़ी वाड़ी खरीदने गए दुकान में, सब एग्जिस्टिंग गुड्स है या नहीं है? द गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस at the time of making contract of sale is called। दूसरा कौन सा है? अभी मैं इसके अंदर की बात बाद में। दूसरा कौन सा गुड्स है? देखो मैंने यहाँ पर फोटो डाली है एक किसान की और एक, देखो किसान से बोल रहा है भाई अपने खेतों के सारे सामान, सारा फसल दोगे? किसान कह रहा दे दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। लेकिन अभी गुड्स फसल जो है एग्जिस्टेंस में, बोलो ओके। अभी मैं सब पढ़ाऊंगा, अभी मैं आपको बस एक इमेज दिखा रहा हूँ। क्या बेटे? इसके बारे में भी पढ़ाऊंगा। फसल खराब होगी, तुम हमेशा बुरा ही सोचोगे, बट इट्स फाइन। और देखो कंटिंजेंट गुड्स का मैंने कितना बढ़िया एग्जांपल दिया हुआ है। इसमें बस एक स्पेलिंग मिस्टेक है, एक्चुअली ये इमेज मैंने गूगल से लिया है, तो उसको मैं चेंज नहीं कर पा रहा था। बासमती चावल है, बसुमती आ गया या बासमती भी आ गया, तो आप बासमती चावल समझ रहे हैं इसको, ठीक है। तो देख क्या हुआ, ऑर्डर प्लेस किया बासमती राइस का। तो कंटिंजेंट सिचुएशन 1 क्या है? अगर रिसीव हो गया तो सेल हो जाएगी, अगर नहीं रिसीव हुआ तो सेल, तो रिसीव हो गया तो दे देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे। बोलो ओके, ऑल वेल। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया क्या, गुड्स कितने टाइप के होते हैं, सिर्फ नाम बताया और कुछ नहीं बताया कि एक एग्जिस्टिंग गुड्स, एक फ्यूचर गुड्स और एक। अब पहले मैं इन तीनों को पढ़ाता हूं, देन एग्जिस्टिंग गुड्स के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। बेटा देखो ये वाला कहाँ गया, ये रहा।
अब ये आपको आपकी स्टडी मैट में नहीं मिलेगा, ये मैंने लिखा हुआ है अलग से थोड़ा और अच्छे से करने के लिए। तो टाइप्स ऑफ गुड क्या है? सबसे पहला एग्जिस्टिंग गुड्स। तो एग्जिस्टिंग गुड्स की डेफिनेशन है बेटा, गुड्स दैट आर ओन्ड और परचेज्ड बाय सेलर एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, मतलब वो गुड्स जो सेलर के ओन्ड है। ओन्ड मतलब सेलर उस गुड्स का मालिक है, मालिक होना चाहिए। ये नहीं कि मैं चोरी का फोन उसको टिका रहा हूं, इसका चोरी करा क्योंकि ये क्लास में बात करता है फोन से, रात में चोरी करा और उसको टिका रहा हूं, है ना जी? नहीं, ओनर होना बहुत जरूरी है। और पोजीशन भी बहुत जरूरी है। पोजेस मींस पोजीशन, कृत बिट आ रहा है, ठीक है। तो गुड्स दैट आर ओन्ड और possessed बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ मेकिंग व्हाट, जैसे एग्जांपल ए लैपटॉप दैट अ सेलर हैज इन स्टॉक एंड रेडी टू सेल इमीडिएटली इज कॉल्ड एग्जिस्टिंग गुड्स। ठीक है मेरे प्यारों। अब देखो फ्यूचर गुड्स के बारे में, गुड्स दैट आर येट टू बी मैन्युफैक्चर्ड, दैट आर येट टू बी मैन्युफैक्चर्ड मतलब अभी उसका प्रोडक्शन नहीं हुआ है, होगा, और प्रोडक्शन होगा ही हमारे एग्रीमेंट के बेसिस पर। मैं किसान हूं, तेरे को सारी फसल मेरी चाहिए लेकिन मिलेगी 2 महीने बाद। तो येट टू बी प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जैसे कि a car that is yet to be manufactured or assembled which will be delivered in a few months। कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे एक नई स्कॉर्पियो आई, मैं बिल्कुल जिस दिन लॉन्च हुई उसी दिन पहुंच गया खरीदने के लिए। तो कार में जनरली ऐसा नहीं होता कि आपने पेमेंट करी और कार ली और चले गए घर। मोमोज नहीं है, 40 रुपए दिए, खाए भैया चटनी और देना, फिर खाए थोड़ी और देना, फिर खाए और चले गए। कार खरीदने जा रहे हो, अब आप वहां पहले बुकिंग करवाते हो, आपकी उस बुकिंग के ऊपर आगे कार का मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं। वो उतनी ही कारें बनाते हैं जितने की, आगे समझ में, बोलो। फिर बात होती है तीसरे गुड्स की, नाम क्या है? कंटिंजेंट गुड्स, गुड्स दैट आर सब्जेक्ट टू अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ स्पेसिफिक इवेंट बिफोर दे कैन बी सोल्ड। तो गुड्स विच आर सब्जेक्ट टू अकरेंस मतलब होना, और नॉन अकरेंस मतलब ना होना ऑफ ए कोई स्पेसिफिक इवेंट बिफोर दे कैन बी सोल्ड। जैसे कंसाइनमेंट ऑफ मैंगोज दैट विल ओनली बी सोल्ड इफ दे पास क्वालिटी इंस्पेक्शन अपॉन, जैसे मैंने आपको बोला मैं आपको आम बेचूंगा, लेकिन मेरी पॉलिसी है आम ऐसा नहीं कोई भी आया उठाया दे दिया, पहले मैं उसकी क्या चेक करूंगा? क्वालिटी। मान लो क्वालिटी इंस्पेक्शन में आम फेल हो गए, समझ गए? तो ये सेल एक्चुअली में कंटिंजेंट सेल थी, जिसमें सेलर ने बायर को पहले ही बता दिया था सेल होगी सब्जेक्ट टू कि वो क्वालिटी में पास हो जाए। जैसे आपका वीजा लग गया कहीं किसी कंट्री का, आपका मेडिकल हुआ, तो जब वीजा मिलता है सब्जेक्ट टू मेडिकल एग्जामिनेशन मिलता है कि भाई मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको वीजा तो है, मेडिकल में अगर फेल हो गए तो वीजा कैंसिल हो जाएगा। ऊपर चला आपका मेडिकल निकला, आपको कोविड निकल गया, खत्म, चलो फिनिश, निकलो यहाँ से, ऑल वेल। तो ये मेरा कौन सा गुड्स हो गया? कंटिंजेंट गुड्स। आगे बढ़ूं तो बेटा देखो गुड्स कितने टाइप के हैं? 3 तरीकों के, एग्जिस्टिंग और कंटिंजेंट। अब मेरे प्यारो इस एग्जिस्टिंग गुड्स में ये 3 तरीकों के होते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स 3 अलग अलग तरीकों के होते हैं। कौन से? एग्जिस्टिंग गुड्स 3 अलग अलग तरीकों के होते हैं, ऑल वेल। एक स्पेसिफिक गुड्स, एक एसर्टेन गुड्स, और एक कृत। कौन सा मोबाइल है तेरे पास? कोई बात नहीं, स्टूडेंट है, हम पे तो था ही नहीं, तू तो बड़ा वो है। देखो इस भाई पे 6S है, ठीक है? तो वैसे मेरे को लग रहा है कि तुम्हें मम्मी पापा या किसी घर से लिया है। मान ले कि तो खरीदने जाता, तो शोरूम में जाते हैं, तो शोरूम के अंदर, ये छोड़ो इसका नहीं देता, मैं इसका देता हूँ एग्जांपल, इसको देखो, ध्यान से देखो। ये अभी थोड़े दिन पहले लेकर आया आईपैड, ठीक है? तो ये है आईपैड 11th जनरेशन एयर 128 GB। इसको परचेज मैं करने गया,
तो परचेज करने गया था, विजय सेल्स साकेत में है। तो मैं फर्स्ट चढ़ते ही क्या हुआ, अब वहां सैमसंग का भी था, लेनोवो, पेनोवो, ओप्पो, वीवो, ये सब। जबकि सैमसंग वाली मैडम बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन मैं सीधा कहां गया, एप्पल वाले काउंटर पे, ठीक है। और मैंने वहां जाके कुछ नहीं बोला, ना फोन देगा ना कुछ, मैंने सीधा बोला आईपैड 11 एयर 11 जनरेशन 128 GB M3 चिप है, यस है, दे दो फिर। मेरे को पहले से पता है मुझे क्या खरीदना। दिस इज स्पेसिफिक गुड्स। व्हाट टाइप ऑफ गुड्स, बोलो है या ना। आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो फोन लेने गया लेकिन पता ही नहीं था कि ये वाला फोन खरीदना, बोलो कोई है। बेटा कौन सा लिया, दिख नहीं रहा मुझे, ओप्पो का। अच्छा, तो कब लेने गया था, 2 दिन, तो अभी अमीर है भाई, पढ़ो पकड़ो इसको, बात पार्टी लो इससे। बेटा कंपनी कॉल है, वैसे कोई कॉल नहीं करेगा इसको। अरे सुनना, तो किस पापा मम्मी के साथ गया था या अपना अकेले या दोस्त के, भैया के साथ गया। कहाँ से लिया था, अच्छा वो तू अभी स्टडी के लिए एग्जाम देने गया था वहीं से। तो जिस भी शॉप में गया होगा उस शॉप में बहुत सारे अलग अलग कंपनी के फोन होंगे, ओप्पो का भी होगा, वीवो का भी होगा, लेनोवो का भी होगा। मेरे को नहीं पता लेनोवो के फोन आते हैं नहीं आते, आते। लेनोवो का होगा, एम आई का होगा, रियलमी, रेडमी, और भी होंगे कुछ, सैमसंग, ठीक है। तो 7 8 9 कंपनीज के फोन थे। अब तुझे पता ही नहीं था कौन सा चाहिए, तुझे था अच्छा फोन लेकर आना है जिसका कैमरा थोड़ा बहुत अच्छा हो। वो स्नैप वाली फोटो में पता लग जाता है कि नकली फोटो है, तो ओरिजिनल कैमरा होना चाहिए। तो तू वहां गया तो तेरे को सब कुछ उसने अलग अलग दिखाया। क्या तुझे पता था कौन सा फोन लेना है, तेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जितने फोन उन्होंने दिखाए वो बल्क में रखे हुए फोन पूरे के पूरे अनएसर्टेन गुड्स थे। कौन से, तुझे पता ही नहीं है कौन सा लेना, भीड़ में रखे हुए, उनमें से तूने एक चूज करा, तो वो अब क्या हो गया, एसर्टेन गुड्स हो गया। कुछ आया समझ में। तो स्पेसिफिक गुड्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट और सेल बनाते वक्त आपको पता होता है आपको कौन सा फोन लेना है, मतलब कौन सा गुड्स लेना है। द गुड्स विच आर स्पेसिफाइड आइडेंटिफाइड एट द टाइम, क्या बोला मैंने, एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। और ascertain goods are the goods which are identified after entering into contract of sale। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आने के बाद ascertain करूंगा, और स्पेसिफिक में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाते वक्त, मतलब स्पेसिफिक और ascertain में फर्क सिर्फ टाइम का है और कोई फर्क नहीं है। स्पेसिफिक में एट द टाइम, रिपीट कर रहा हूं, द गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड specific goods. Ascertain goods means the goods which are identified after entering into contract of sale are called ascertain। और ascertain हमेशा बल्क में से निकालते हो, तो जो बल्क में रखे वो कौन से गुड्स हो गए, बोलो ओके। अभी मैं एक एक करके इसको बढ़ा, एग्जिस्टिंग बढ़ा दिया है, एग्जिस्टिंग बता दिया है, बोलो। फिर 3 स्पेसिफिक, एसर्टेन और, इन तीनों को अभी बता रहा हूं। पहले स्पेसिफिक गुड, देखो मैंने यहाँ पर एग्जांपल में एक फोन रखा है, मान लो ये आईफोन 16 है, मुझे नहीं पता कौन सा है, गूगल पे यही इमेज थी। मान लो आईफोन 16 है, तो सार्थक आईफोन 16 लेने गया है, तो सीधा बोलेगा आईफोन 16 है, तो ग्रे कलर का या सिल्वर कलर का या गोल्ड कलर का, जो भी स्पेसिफिक है, बोलो ओके। तो स्पेसिफिक गुड्स मींस गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन। बेटा ये क्या लिखा है, एट द टाइम ऑफ एंट्री इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 14। जैसे एग्जांपल 1 है, बेटा पूरा स्टडी मैट का एग्जांपल है, एनी स्पेसिफाइड एंड फाइनली डिसाइडेड गुड्स लाइक अ सैमसंग गैलेक्सी S7 Edge, वर्लपूल वॉशिंग मशीन 7 किलो की, वॉशिंग मशीन है केजी होता है ना, 7 8 12 10, भाई 7 किलो की वर्लपूल वॉशिंग मशीन दे दो, स्पेसिफिक है या नहीं है। या A had 5 cars of different model, A he agreed to sell his Sentro car to B and B agreed to purchase the same Sentro car। तो Sentro स्पेसिफिक है, आइडेंटिफाइड है, ऑल वेल।
स्पेसिफिक के बाद दूसरा कौन सा है? एसर्टेन। एसर्टेन मतलब जो बल्क से निकाली। तो पहले बल्क देखो, बल्क में देखो कितनी सारी गाड़ी है। देखो एक भारत में किडनैपिंग कार है, देखिए आपने तेरे नाम पिक्चर, राधे आजा। और एक ये वाली है थोड़ा अमीरों वाली है, ये भी अमीरों वाली है, ये भी। तो मैं गया, मेरे को कार खरीदनी है, तो उसने सारी गाड़ियां दिखा दी, सब कौन सी है? अनएसर्टेन गुड्स। और उनमें से मैंने क्या करी, एक गाड़ी ले ली। तो ये गाड़ी मेरी कौन सी आ गई? एसर्टेन गुड्स। ऑल वेल, द गुड्स which are kept in bulk are called unascertain goods, and the goods which are identified after entering into contract of sale is called as certain goods. बोलो ओके? अरे बोलो यार, ऐसा ढीला ढीला कैसे रहते हो तुम लोग? आ जाओ, अब आ जाओ जी। स्पेसिफिक पढ़ा दिया, एज सर्टेन which are identified in accordance with the agreement। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज, दिस टर्म इज नॉट डिफाइंड इन द एक्ट बट हैज बीन जुडिशियली इंटरप्रिटेटेड। मतलब इस चीज को एक्ट में कहीं डिफाइन नहीं किया हुआ है, लेकिन जुडिशियल, जुडिशियल मतलब जो कोर्ट है ना, कोर्ट ने कई सारी अपनी इंटरप्रिटेशन दी हुई है एसर्टेन गुड्स पर। फिलहाल जितना बता दिया इनफ है आप लोगों के लिए। In actual practice, the term ascertain goods is used in the same sense as specific goods। मैंने बोला ना, ये ascertain specific में बस एक फर्क है। क्या फर्क है? टाइम का फर्क है। स्पेसिफिक में एट द टाइम होता है और ascertain में आफ्टर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। स्पेसिफिक में एट द टाइम ऑफ मेकिंग और ascertain में आफ्टर एंटरिंग इनटू। बोलो ओके? When out of a lot or out of larger quantity of unascertain goods, the number and quantity contract is identified। तो वो आइडेंटिफाई को क्या बोलते हो? मैंने बोला ना, बल्क में से जो निकाल के साइड करते हो वो एसर्टेन हो जाता है। ठीक है, बोलो। तो ये एग्जांपल देख लेते हैं। ए होलसेलर ऑफ कॉटन हैज 100 bells in his godown। He agrees to sell 50 bells and these bells were selected and set aside। On selection, the goods become ascertain। In this case, the contract is for the sale of ascertain goods as the cotton bells to be sold are identified and agreed after the formation of the contract। All well है बेटा? बताओ लास्ट पॉइंट, अनएसर्टेन गुड्स कौन सा होता है? वो गुड्स पता ही नहीं हमें कौन सा खरीदना है, बल्क में रखा हुआ है। देखो लिखा हुआ है, आर द गुड्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड और एसर्टेन एट द टाइम ऑफ मेकिंग और कॉन्ट्रैक्ट। दे आर इंडिकेटेड और डिफाइंड ओनली बाय डिस्क्रिप्शन और बाय सैंपल। जैसे इफ ए एग्रीज टू सेल टू बी 1 पैकेट ऑफ सॉल्ट, और वो सॉल्ट जो है वो बहुत सारे, मतलब सॉल्ट के अलग अलग बहुत सारे पैकेट रखे हुए हैं, तो मैंने आपको 1 kg पैकेट देना है, तो अब मैं कौन सा उठाऊंगा पता है कुछ आपको? मेरे लिए भी सारे कौन से, उनमें से एक उठा के दे दिया, ये क्या है? एसर्टेन। बोलो ओके? जैसे बनिए की दुकान पे गए हो कभी चीनी लेने 1 किलो, गए हो? बोलो आया ना? तो आप बनिए के पास पहुंचो, चीनी, चावल, दाल कुछ भी लेने तो गए होगे, मैगी लेने तो गए होगे, तो गए भैया 2 मैगी दे दो, तो वो उठता है अपनी चेयर से, पीछे जाता है। अब देखो मैगी का उसने एक बड़ा सा वो बना रखा होता है जिसमें सारी मैगी निकाल के उसने रखी होती है। अब आपको क्या पता कौन सी मैगी उठा के देगा? सारी की सारी कौन सी है? अनसर्टेन। उनमें से 2 उठा ली और दे दी, वो 2 क्या हो गई? एज सर्टेन। बोलो ओके? ऑल वेल। अगला मेरा कौन सा गुड्स है जी? फ्यूचर गुड्स। और मुझे ऐसा लग रहा है समय हो चुका है, तो अगली क्लास में हम बाकी चीजें करेंगे। एक बार रिवीजन कर रहे हैं, शांति पूर्वक रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। गुड्स का मतलब क्या होता है? सर ये तो बहुत आगे चले गए, शुरू से बोलो ना। चलो शुरू से बता देता हूं बेटा। हमने सिलेबस चालू किया कौन सा? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ऑन एन एवरेज पेपर में 20 नंबर का है। 1 जुलाई 1930 को शुरू हुआ था। 7th चैप्टर था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का।
नाम के आगे इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट था, इंडियन शब्द को हटाकर क्या रख दिया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट रख दिया। बोलो ओके। फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा आगे बढ़े, मैंने कहा 4 नंबर ऑफ यूनिट पढ़ना है। यूनिट 1 है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सर इसका मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि इंट्रोडक्शन होने के बाद गुड्स का डेफिनेशन क्या होता है। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी छोड़कर मनी एक्शनेबल क्लेम बट इंक्लूड शेयर स्टॉक ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ट्रीज विच आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड एंड एग्रीड टू बी सेवर्ड फ्रॉम द लैंड। ऑल वेल। सेक्शन नंबर 2 ब्रैकेट में 7 सबसेक्शन 7 गुड्स की डेफिनेशन की बात करता है। और फिर मैंने आपसे बताया अगला कि भाई कुछ टेंजिबल इंटेंजिबल सारे टाइप के गुड्स होते हैं। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि गुड्स के अंदर गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर ये सब कुछ गुड्स का पार्ट होते हैं। गुड्स की क्लासिफिकेशन करी, 3 तरीकों के गुड्स है, एक एग्जिस्टिंग, एक फ्यूचर और एक कंटिंजेंट गुड्स। बेटा एग्जिस्टिंग गुड्स आपको सेक्शन नंबर 6 के अंदर डिफाइन किया हुआ है। किस सेक्शन में, 6 नंबर सेक्शन में। तो सेक्शन 6 बोलता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, एग्जिस्टिंग गुड्स मींस द गुड्स व्हिच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ मेकिंग व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो उसके बाद मैंने आपको डेफिनेशन बताई स्पेसिफिक गुड्स की, सेक्शन नंबर 2 ब्रैकेट 14। एसर्टेन गुड्स को डिफाइन किया ही नहीं है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, इसलिए यहाँ पर सेक्शन नहीं है। और अनएसर्टेन गुड्स विच आर केप्ट इन बल्क। ऑल वेल। अगली क्लास में फ्यूचर गुड्स बताऊंगा, सेक्शन 2 ब्रैकेट में 6 यानी कि सब सेक्शन 6। ऑल वेल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।